अब ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इस तरह के होने चाहिए कि जो करंट इसमें फ्लो होगी ना वो इसको अपोज कर, ठीक है। तो अगर सपोज अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो हमारा क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा तो अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो इसको इंक्रीज करेगा, है ना, बाहर की तरफ आएगा तो इसमें होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ये आपस में एक दूसरे को कट करें, समझे ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा। ऐसा होने के लिए करंट किधर फ्लो होनी चाहिए, करंट इधर फ्लो होनी चाहिए। करंट इधर कब फ्लो होगा, ईएमएफ ऐसे होगा, ठीक है। तो इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया है, अगर हम रॉड को ऐसे मूव कराएंगे, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए करंट इधर फ्लो होनी चाहिए, नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह से। अब ये इस तरह करंट जब फ्लो होगी तो फ्लक्स नीचे की तरफ होगा, तो इस तरह करंट का फ्लो होगी जब ईएमएफ की पड़ेंगे, ये जो पोलैरिटीज हैं। तो दिस इज व्हाट जिसको कहते हैं लेंज लॉ, है ना, लेंज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इज अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ऐसी करंट प्रोड्यूस करेगा कि उस करंट के कारण जो फ्लक्स हो वो इसका विरोध करे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट। अच्छा, इस केस में ईएमएफ कितना होगा आपको पता ही होगा, कितना होता है, बोलो बोलो भाई, फॉर्मूला लगा लो, डी बाई डी टी, ये हो गया बी, बी डॉट डी एस, डी एस भी सेम डायरेक्शन में, बी भी सेम डायरेक्शन में, तो डॉट ये हट जाएंगे, मैग्नीट्यूड रह जाएगा, खाली बी इंटू डी एस हो जाएगा, ठीक है। सपोज इस लेंथ को मैं मान लेता हूँ एल, ठीक है। इस विड्थ को मैं मान लेता हूँ सपोज डी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इस एरिया के साथ मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो इंटीग्रेशन का नेट क्या आ जाएगा, इस एरिया में इंटीग्रेट करेंगे माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एल इंटू डी एरिया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो डी बाई डी टी ऑफ दिस, है ना। तो वी कैन गेट दिस, सपोज बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है ना, हम तो फ्लक्स कैसे चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स इसको रॉड को मूव करा के चेंज कर रहे हैं ना, बी कांस्टेंट है। चलो अभी क्लास लगेगा, तो बी आ गया बाहर कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू डी। अब डी भी कांस्टेंट है, डी क्या है, ये विड्थ है, रॉड यहाँ पर है, हम इसको मूव करा रहे हैं तो एल चेंज हो रहा है ना। तो एल चेंज हो रहा है, ये एल इधर मूव कर रहा है ना, तो हमारा जाएगा डी एल बाई डी टी, डी ऐसे आ जाएगा, तो माइनस बी डी डी एल बाई डी टी। अगर मैं डी एल बाई डी टी को कह दूं को वेलोसिटी वी जिस स्पीड से चल रहा है, तो इसकी जगह आ जाएगा वी, आ जाएगा माइनस बी डी वी, ठीक है ना। ईएमएफ इंड्यूस क्या आ गया इस केस में, इस केस में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा जब हम इसको मूव करा रहे हैं ना, इस रॉड को अगर हम मूव करा रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो कितना इंड्यूस होगा, बी डी वी। इधर मूव कराने में मैंने बताया कि पोलैरिटी क्या आएगी, ऐसे आएगी, तो इधर माइनस करंट इधर फ्लो कराएंगे, ठीक है। माइनस डी, डी कितनी है, डी इसकी लेंथ है, वही लेंथ इस रॉड की यहाँ से यहाँ तक, तो बी डी इंटू वी, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। ये मैं इंड्यूस इन द इन दिस, अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हो तो करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सो हम लोगों ने देखा फैराडेज लॉ, इन पॉइंट फॉर्म, it was del cross E equal to minus del B by del.
हम लोगों ने देखा गॉस लॉ, पॉइंट फॉर्म, डेल डॉट डी इक्वल टू, और हम लोगों ने देखा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन पॉइंट फॉर्म, डेल डॉट बी, ठीक है। और हम लोगों ने देखा एम्पियर्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, कौन बताएगा? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये चारों चीजें मिल करके हमारा, ये चारों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ये 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 चारों चीजें मिलकर बनाती हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। अबाउट 100 years ago है ना, मैक्सवेल ने लाइट के कैलकुलेशन से बहुत पहले उसकी स्पीड निकाल दी थी थ्योरेटिकली, और वो एग्जैक्टली इक्वल आई थी जो हमने मेजर की थी प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके मैक्सवेल ने किया, ठीक है। चलो, अब ये जो एम्पियर्स लॉ है ना, ये एम्पियर्स लॉ में इसमें अभी कुछ कमी है, हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या कमी। मैक्सवेल ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बोला यार इसमें बात नहीं बन रही, जो वो चाह रहा था वो रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर, मैच नहीं कर रहे, तो उसने इसको करेक्ट किया। तो उसने कहा ये एम्पियर लॉ जो है ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो ठीक है ना, जहाँ स्टैटिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जहाँ वायर में फिक्स करंट फ्लो हो रहा है वहां के लिए ठीक है, लेकिन ये दूसरी जगह नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पूरी तरह से अप्लाई नहीं। तो उससे एक नया चीज निकाला, और उसको फाइंड क्या किया प्रॉब्लम को, इसको प्रॉब्लम को उसने इस तरह से फाइंड किया, उसने देखा कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे करंट डेंसिटी, ठीक है। अब अगर मैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेल डॉट डेल क्रॉस, किसी भी चीज का लें तो वो जीरो आता है, ठीक है। एच का लेंगे तो भी जीरो आएगा, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो होता है वो जीरो होता है, कर्ल सर्कुलेटिंग क्वांटिटी, फोर्स और सिंक बताता है, जिनका कर्ल होता है उनमें फोर्स और सिंक नहीं होते। तो उसने कहा भाई ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये जो है ये इस तरह से जीरो होता है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, वेक्टर आइडेंटिटी कहते हैं इसको, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो। तो लेकिन इसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम इसका लेफ्ट साइड डाइवर्जेंस लें यहाँ पर, इस इक्वेशन को अगर हम देखें डेल डॉट डेल क्रॉस एच करें, तो इसका हमने डाइवर्जेंस लिया, तो इसका भी डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा, है ना। डेल डॉट से इधर डेल डॉट, तो इधर भी डेल डॉट, तो अगर ये जीरो है तो फिर ये भी जीरो होगा, दिस शुड आल्सो बी जीरो, डेल डॉट जे शुड बी जीरो, है ना। when this is true, if this equation is true, ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस लेके हमने देखा कि ये जीरो आएगा, तो इसका डाइवर्जेंस भी जीरो आएगा। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से दिस बिकम्स लाइक दिस। बट हम लोगों ने पढ़ा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, अगर कोई क्लोज वॉल्यूम है तो उससे अगर चार्ज बाहर आ रहा है ना, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ नेट करंट कमिंग आउट जो है वो कितनी होती है, माइनस डेल रो वी बाई डी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज डेंसिटी, याद है। नेट करंट कमिंग आउट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज डेंसिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ ये हमारा एम्पियर्स लॉ कह रहा है कि ये जीरो होगा, तो दोनों एक साथ में कैसे ट्रू हो सकते हैं, जीरो भी हो और नॉन जीरो भी हो। तो उसने कहा एम्पियर्स लॉ में कुछ कमी है, इसमें तो कुछ कमी है नहीं, ये तो प्रैक्टिकली टेस्टेड है। तो उसने फिर कहा कि एम्पियर्स लॉ में कुछ कमी है ना, तो जहाँ पे चेंजिंग करंट या चेंजिंग चार्ज डेंसिटीज है वहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ के लिए देन ही फाउंड आउट, ही डिड सम करेक्शन इन एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ जो था हमारा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ही एड सम करेक्शंस इन, उसमें एक करेक्शन वेक्टर ऐड किया जी, ठीक है। तो अब उसने कहा चलो अब लगाते हैं इस पे डाइवर्जेंस, डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जी, ठीक है, ये दोनों साइड लगा दिया डाइवर्जेंस। तो
Now this is zero. Divergence of curl is zero. Zero equal to del dot J plus del dot G. ठीक है ना? Now del dot J is what? ये क्या होता है? This is equal to, अभी देखा हमने, minus del rho v by del t. Charge density, decrease of charge density. तो 0 equal to minus del rho v by del t plus del dot G. ये इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. तो del dot G इक्वल टू del rho v by del t. ठीक है ना? del dot D इक्वल टू del rho v by del t. इसी से हम G फाइंड कर लेते हैं. कितना आसान हो गया. गॉस लॉ रो v की जगह ये रख देते हैं. आप हमको मिलेगा, यहां से हमको मिल जाएगा क्या, डेल डॉट जी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे रख दिया हमने डेल डॉट डी, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डॉट डी. ठीक है. नाउ डेल जो है ये स्पेस ऑपरेटर है, ये टाइम डेरिवेटिव है, तो ये इंटरचेंज हो सकता है ना. तो डेल डॉट डेल डी बाई डेल टी, दोनों कंपेयर करें तो डेल डॉट कॉमन है, हट जाएगा. ठीक है. ठीक है. तो दिस करेक्शन, ये हमको जो किया था उसमें, वो करेक्शन, ये करेक्शन ऐड किया था ना उसमें. तो अब हमारा एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ. डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, तो था ही पहले, प्लस जी किया था ना हमने, दिस वाज हियर. तो जी की जगह पे आ गया जे प्लस डेल डी बाई डेल टी. दिस इज मॉडिफाइड एम्पियर्स. और मैक्सवेल ने क्या करेक्शन ऐड किया, ये. ठीक है. तो अब भाई ये आखिर ये चीज क्या है, मैथमेटिकली तो ऐड कर ली है क्या चीज, कहना क्या चाह रहा है यहाँ, क्या चीज, व्हाट इज डेल डी बाई डेल टी. एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये भी करंट है, तो करंट के साथ करंट ही ऐड हो रही होगी, इसका मतलब ये भी कोई करंट है. ये करंट डेंसिटी है जे, करंट पर यूनिट एरिया, ये भी कोई करंट डेंसिटी है. क्योंकि यहाँ पे डी इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट प्लस, तो हम इसको करें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. अब फिजिकली है क्या ये डिस्प्लेसमेंट, इसको देखो. एक चीज हमारा फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जो आया H इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल, इसको हम देखेंगे अलग से, ये क्या चीज. ठीक है. डेल डी बाई डेल टी, अगर हम डेल डी बाई डेल टी को देखें तो डी क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन ई. ये हो गया हमारा डेल ऑफ ई ऑफ दिस, एप्सिलॉन बाहर ले लें तो डेल ई बाई डेल. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होता है उसके कारण ये. ठीक है. और फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा भी चार्ज में अगर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, जैसे वो चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा. यहाँ से यहाँ पहले इस डायरेक्शन था, इधर आ जाएगा, है ना. तो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते ही फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा. ऐसी जगह पर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो. अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, पहली वाली क्या थी, ये जो थी इसको कहते हैं ओहमिक करंट. ठीक है. इसको कंडक्टिंग मीडियम चाहिए टेबल में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है. इलेक्ट्रिक फील्ड को जरूरी नहीं कंडक्टिंग मीडियम चाहिए. ठीक है. ऐसी जगह पे ये करंट फ्लो होती है जहाँ फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ चेंज हो रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल,
आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, जैसे कार्स में होता है ना, अभी गेट वगैरह खोलते हैं ना, खासकर गर्मियों में, अभी ये गेट वगैरह जब खोलते हैं एकदम से, तो गेट के अगर हम मेटल से छू जाए तो एकदम से शॉक लगता है ना, इस तरह का शॉक लगता है। ठीक है, या हम कभी दरवाजे की नॉब, कंप्यूटर पे काफी देर काम करें और फिर हम दरवाजे की नॉब को छुएं, है ना, तो शॉक लगता है। ठीक है, तो वहां पर हमारा कंडक्टिंग पाथ नहीं बन रहा होता, जैसे ये देखो ये गाड़ी है, यहाँ टायर जो रबड़ के हैं, कंडक्टिंग पाथ नहीं बन रहा होता है, लेकिन क्योंकि फील्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है ना, वहाँ पे कुछ धूप में गाड़ी खड़ी होती है तो कुछ चार्जेस वगैरह उस तरह के, तो जब हम छूते हैं तो वो चार्जेस बॉडी, हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो उनके डिस्प्लेसमेंट के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, तो ये इस तरह की डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, इसका कभी आपने शॉक, कोई मेटल नॉब कहीं छुए तो शॉक लगता है, क्योंकि दरवाजा है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो भी हमको शॉक फील होता है उसकी नॉब से। क्यों? क्योंकि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो हमारी बॉडी में है या उस पर है तो वो चेंज होता है। कंप्यूटर पे काम करके आए और दरवाजे के मेटल को छुए तो शॉक लगता है, लेकिन मान लिया शूज उतार दिया आपने फिर छुए, फिर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी से चार्ज जो है वो हट में जा चुका है। तो दिस इज द, ये जो करंट होती है इस तरह की, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, दिस इज व्हाट। तो हम आ गए, हमारी फिर से देख लेते हैं इक्वेशन हमारी। तो पहली करंट इक्वेशन हमारी हो गई डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल डी बाई डी। तो ये हमारी मैक्स क्या कहते हैं, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन एंड फैराडेज लॉ इन पॉइंट। दूसरा हो गया डेल क्रॉस एच इक्वल टू माइनस डेल जे प्लस डेल डी बाई डी। ये हो गया एम्पियर्स लॉ मॉडिफाइड, है ना। ये ओमिक करंट डेंसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये हो गया डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो बी, गॉस लॉ इन पॉइंट फॉर्म। अगर डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज व्हाट मैक्सवेल्स ऑल फोर इक्वेशंस। इन सबको इंटीग्रल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ाई है। ठीक है, प्लस एडिशनल एक इक्वेशन जो हमारे काम की है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बी बाई डेल, दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में भी आनी चाहिए। तो हमारी जो ये है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इंटीग्रल फॉर्म में क्या है ये, ई एम एफ इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी डी एस। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्या है, फैराडेज लॉ, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म। सिमिलरली डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस डेल क्या कहता है, जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। ठीक है ना, ये आ जाएगी हमारी इंटीग्रल फॉर्म में क्या आएगा, एच डॉट डी एल एम्पियर फॉर इंटीग्रल फॉर्म इक्वल टू आई, आई में दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, अलग से लिखना चाहें इसको तो ये होगी ओमिक करंट, ये हो जाएगी डेल डी बाई डेल टी डी एस सरफेस। ठीक है, ये आ गया हमारी एम्प्रेस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। ये आ गया हमारा गॉस लॉ था हमारा डेल डॉट डी इक्वल टू रो बी, इंटीग्रल फॉर्म में क्या डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू, याद होना चाहिए भाई दोनों।
क्लोज ऑफ द इंटीग्रल। सिमिलरली हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल b डॉट ds। ठीक है, क्योंकि इनके कोई सोर्सेज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अभी तक हमने पढ़ा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कल से हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको देखें। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग वेक्टर। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी इक्वेशन दे रहा है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग साइंटिस्ट है, लेकिन ये पॉइंटिंग मतलब डायरेक्शन भी बताता है। नाम भी साइंटिस्ट का है और डायरेक्शन भी। जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जो वेव की डायरेक्शन होती है वो इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो डायरेक्शन होती है पॉइंटिंग वेक्टर देता है। इस डायरेक्शन को पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसलिए ई क्रॉस एच। ठीक है, अगर ये ई है, ये एच है, तो ई क्रॉस एच, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर इधर या इधर। ठीक है ना, मतलब इनके परपेंडिकुलर है, तो ये जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस। ठीक, तो चलो मैं अब यहाँ पर स्टॉप करता हूँ आज। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग रोक दीजिए।